नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का स्टडी जोन एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पे। इस वीडियो में बात करेंगे आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में। तो दोस्तों, अगर आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं जिसमें करंट अफेयर्स पूछी जाती है तो आप हमारे चैनल को डेली फॉलो कर सकते हैं। हम लोग डेली करंट अफेयर्स डिस्कस करते हैं और काफ़ी डिटेल में मैं आपको करंट अफेयर पढ़ाता हूँ ताकि आपको सभी घटनाओं के बारे में विस्तार से पता हो, एक एक चीज़ आपको समझ में आए और लंबे टाइम तक आप चीज़ों को याद रख सकें। तो अगर आप इसी तरीके से डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। आज की करंट अफेयर शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि प्लीज़ अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक या डिसलाइक ज़रूर करिएगा। अगर आप लोग लाइक या डिसलाइक करते हैं उससे ही जो है आप लोग का रिस्पांस मुझे पता चल पाता है। तो लाइक या डिसलाइक जो भी आपको समझ में आए वो ज़रूर करिएगा। पहला क्वेश्चन है हमारा कि जून 2020 में किस देश के राष्ट्रपति पियरे नकुरुंजीज़ा का निधन हो गया है। किस देश के राष्ट्रपति थे पियरे नकुरुंजीज़ा, जिनका अभी रिसेंटली निधन हो गया है। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए वाला, यानी कि बुरुंडी के राष्ट्रपति थे पियरे नकुरुंजीज़ा और अभी रिसेंटली इनका निधन हो गया है। कहीं कहीं पर ये नकुरुंजीज़ा की जगह पर नकुरुंजीज़ा भी लिखा है, ठीक है, और कहीं कहीं पर एन को साइलेंट किया गया है। तो आप ये यहाँ से आप ध्यान रख सकते हैं, अगर पियरे नकुरुंजीज़ा भी लिखा होगा तो आप समझ जाइएगा किसके बारे में यहाँ पर बात की जा रही है। बुरुंडी के राष्ट्रपति थे ये, पिछले 15 सालों से ये राष्ट्रपति थे बुरुंडी के, और इन्होंने अभी घोषणा की थी कि ये अगस्त 2020 में इस्तीफा दे देंगे, ठीक है। इनके शासनकाल में बुरुंडी में मानव अधिकारों का काफ़ी ज़्यादा उल्लंघन हुआ। तो इन पे बहुत सारे आरोप लगे हैं इनकी सरकार पे कि मानव अधिकारों का उल्लंघन लगातार यहाँ पर होता रहा है। पिछले बार जो है मार्च महीने में, मतलब इसी मार्च 2020 में यहाँ पर चुनाव हुए थे। तो आपको पता है कि पूरी दुनिया कोविड-19 से परेशान थी, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर चुनाव करवाए गए थे। तो उसमें काफ़ी लोगों की जगह, मतलब जो है भाषण वगैरह देने के लिए जगह जगह जो इन लोगों ने रैलियाँ निकाली थी, तो उसमें भी लोगों की काफ़ी भीड़ जमा हुई थी। तो कहा जा रहा है कि इनका जो निधन है वो कोविड-19 के कारण ही हुआ है, ठीक है। बुरुंडी की अगर हम बात करते हैं तो बुरुंडी की राजधानी गिटेगा है और इसकी जो पूर्व राजधानी थी बुरुंडी की वो थी बुजुम्बुरा, ठीक है। तो अब बुजुम्बुरा को जो है आर्थिक राजधानी बनाया है इसने और गिटेगा इसकी नई राजधानी है। मुद्रा यहाँ की फ्रैंक है, बुरुंडियन फ्रैंक। अगर मैं आपको मैप में ले चलूँ बुरुंडी में, तो ये अपना इंडिया है, ठीक है। श्रीलंका आपको दिख रहा होगा, तो ये अपने इंडिया का निचला हिस्सा है। यहाँ से आप देखेंगे तो ये जो है यहाँ पर बुरुंडी पड़ता है। अगर हम इस एरिया को, यहाँ वाले एरिया को थोड़ा सा जूम करते हैं नेक्स्ट स्लाइड में, तो कुछ इस तरीके से हमको ये दिखाई देता है रवांडा के बगल में, ठीक है। यहाँ पर देखिए विक्टोरिया लेक भी आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है, ठीक है। तो यहीं के जो राष्ट्रपति थे उनका निधन हो गया है अभी। देन क्वेश्चन नंबर सेकंड है कि जून 2020 में मानव संसाधन विकास मंत्रालय के नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क की साल 2020 की रैंकिंग में ओवरऑल श्रेणी में किस संस्थान को शीर्ष स्थान मिला है। मैंने क्या पूछा है क्वेश्चन, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो एग्जाम में कन्फ्यूज़न नहीं होगा। एग्ज़ाम में काफ़ी कन्फ्यूज़न वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं और हम लोग बहुत कॉन्फिडेंस से गलत आंसर सही कर जाते हैं। तो ये आप यहाँ से ध्यान रखिएगा। मैंने पूछा है कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय के नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क की साल 2020 की रैंकिंग में ओवरऑल कैटेगरी में किस संस्थान को शीर्ष स्थान मिला है। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी वाला, यानी कि IIT मद्रास। मैं आपको डिटेल में थोड़ा सा समझाऊंगा तो आपको शायद ये चीज़ें समझ में आ जाएंगी कि मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ। तो हमारा जो पूरे देश का जो सबसे बेस्ट जो यूनिवर्सिटी है, इंस्टीट्यूट है, वो है IIT मद्रास। दूसरे स्थान पे भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु को रखा गया है और तीसरे स्थान पे इसमें IIT दिल्ली है। तो ये तीन हमारी जो है इंस्टीट्यूशन है हमारे देश के, जो कि पढ़ाई के मामले में सबसे अच्छे हैं। ये जो रिपोर्ट है ये केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अंतर्गत जारी की गई है। तो इसके जो मंत्री हैं वो हैं रमेश पोखरियाल निशंक। अब यहाँ पर से कुछ पॉइंट हैं जो आपको ध्यान रखने होंगे, जैसे कि मैंने ओवरऑल कैटेगरी में बता दिया कि पहले नंबर पे IIT मद्रास है, दूसरे स्थान पे भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु है, तीसरे स्थान पे IIT दिल्ली है। लेकिन अगर हम अलग अलग कैटेगरी में देखें तो चिकित्सा संस्थानों की कैटेगरी में एम्स दिल्ली को पहला स्थान दिया गया है, PGIMER को चंडीगढ़ को दूसरा स्थान में मिला है और क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज बिल्लौर को तीसरा स्थान इसमें दिया गया है। इसी तरीके से अगर हम विधि संस्थानों लॉ कॉलेजों के अंतर्गत देखें तो इस श्रेणी में जो पहला स्थान है वो
नेशनल लॉ कॉलेज बेंगलुरु को प्राप्त हुआ है। जबकि अगर हम फार्मेसी संस्थानों की कैटेगरी में देखें तो जामिया हमदर्द दिल्ली को प्रथम स्थान मिला है। ठीक है, तो आप देख रहे होंगे कि अलग अलग कैटेगरी में भी अलग अलग डिवाइड किया गया है, लेकिन हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो मैंने बताया है। ओवरऑल कैटेगरी का आपसे ज़्यादा पूछा जाएगा तो आप वो यहाँ से ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, उसी तरीके से विश्वविद्यालयों की कैटेगरी में देखें तो भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु को पहला स्थान दिया गया है, जवाहरलाल विश्वविद्यालय को दूसरा स्थान और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय को जो है इसमें तीसरा स्थान मिला है। ठीक है, विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी की कैटेगरी के अंतर्गत, तो ये यहाँ से ध्यान रखेगा। इसी तरीके से अगर हम इंजीनियरिंग कैटेगरी के अंतर्गत बात करें तो आईआईटी मद्रास को पहला स्थान, आईआईटी दिल्ली को दूसरा स्थान और आईआईटी मुंबई को तीसरा स्थान मिला है। तो वैसे तो मैंने सभी बता दिया आपको कौन कौन कैसे कैटेगरी, इसके अलावा भी कई कैटेगरी हैं, जरूरी नहीं कि वो आप याद रख सकें। जैसे कि यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है ये प्रबंध संस्थानों की कैटेगरी के अंतर्गत आईआईएम अहमदाबाद को पहला स्थान, आईआईएम बेंगलुरु को दूसरा स्थान, आईआईएम कलकत्ता को तीसरा स्थान मिला। तो ये मैनेजमेंट कॉलेज हैं जो कि बेस्ट इंडिया के बेस्ट टॉप 3 कॉलेज हैं। ये यहाँ पर बेस्ट इंजीनियरिंग कॉलेज है इंडिया के। इसी तरीके से ये बेस्ट जो है यूनिवर्सिटीज़ हैं इंडिया की। ठीक है, तो आप ध्यान रखिएगा ओवरऑल कैटेगरी आपको याद रखनी है। जो मैंने यहाँ पर डिटेल में आपको समझाया ये वाला पॉइंट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 3 पॉइंट जो आपको याद रखने होंगे। ठीक है, चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर तीसरा है, लोनार झील किस राज्य में स्थित है? लोनार झील, सो अभी लोनार झील चर्चा में है। ये जो झील है ये महाराष्ट्र में स्थित है। मैं आपको बताऊंगा कि ये झील क्यों अभी चर्चा में है। सबसे पहले देख लेते हैं कि ये जो झील है इसका निर्माण उल्का पिंड के पृथ्वी से टकराने के कारण हुआ था और ये जो झील है अभी चर्चा में है। इस झील का रंग जो है वो गुलाबी हो गया है, कहीं कहीं पर लाल भी लिखा गया है, तो आप याद रख लेना लाल या गुलाबी हो गया है। तो आप देख पा रहे होंगे तो ये जो झील है इसका रंग अभी चेंज हो गया है, तो इस वजह से ये काफ़ी चर्चा में है। कुछ का मानना है कि क्योंकि इसमें जो है काफ़ी टाइम से बारिश नहीं हो पाई है इस इलाके में, तो कहा जा रहा है कि मतलब हो सकता है कि यहाँ पर जो पानी है वो काफ़ी कम हो गया है, तो इसमें खारापन बढ़ गया होगा। तो खारे पानी की झील है वैसे भी, तो इसमें खारापन बढ़ गया जिस वजह से शायद इसका कलर चेंज हो गया। कुछ लोगों का कहना है कि सेवाल जो इसमें थे अंदर उनकी वजह से कलर चेंज हुआ, तो वो अभी रिसर्च का विषय है। फिलहाल में आप ये याद रखिएगा, जो खबर थी मैंने यहाँ पर आपको बता दी है। बाकी अगर आपको और पढ़ना होगा इसके बारे में तो गूगल पे सर्च करके पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 था हमारा कि जून 2020 में प्रसिद्ध राजनेता जे अंबाजगन का निधन हो गया। वे किस राज्य से थे? जे अंबाजगन ये प्रसिद्ध राजनेता थे और ये थे तमिलनाडु से, यानी कि ऑप्शन बी वाला यहाँ पर से बिल्कुल सही है। डीएमके के विधायक ये रहे और पहली बार 2001 में ये विधायक चुने गए थे। उसके बाद ये लगातार कई बार जो है विधायक बने। ठीक है, तो अभी रिसेंटली इनका निधन हो गया है। क्वेश्चन नंबर 5वां है कि जून 2020 में क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटीज़ द्वारा जारी 2021 की शीर्ष यूनिवर्सिटी की रैंकिंग में आईआईटी बॉम्बे को कौन सा स्थान मिला है? तो अभी रिसेंटली क्यूएस रैंकिंग जारी हुई है यूनिवर्सिटीज़ की, क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटीज़ रैंकिंग जारी हुई है और इसमें आईआईटी बॉम्बे को 172वां स्थान मिला है, यानी कि ऑप्शन सी वाला यहाँ पर से बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पर आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इससे पहले आईआईटी बॉम्बे को 152वां स्थान मिला है। तो आईआईटी बॉम्बे की जो रैंकिंग है वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर गिरी है, 20 अंकों का जो है मतलब 20 स्थानों की इसकी रैंकिंग नीचे हुई है। इसी तरीके से इस रैंकिंग में आईआईटी दिल्ली को 182 स्थान ये खिसक गया है, 182 स्थान से खिसक कर ये 193 स्थान पे आ गया है। ठीक है, इसी तरीके से इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु की हम बात करते हैं तो 185 स्थान इसका हो गया है, पिछली बार 184वां स्थान था। तो अगर इन केस यहाँ पर ध्यान से सुनिएगा मैं आपसे क्या बोल रहा हूँ, इन केस अगर आपसे ये पूछा जाता है कि क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटीज़ द्वारा जारी रैंकिंग के अनुसार भारत का बेस्ट संस्थान कौन सा है, तो आप क्या करेंगे? आईआईटी बॉम्बे। ठीक है, भारत का जो बेस्ट संस्थान है वो आईआईटी बॉम्बे है। हालांकि ओवरऑल कैटेगरी में इसको 72वां स्थान मिला है। भारत का जो दूसरा सबसे बेस्ट इंस्टीट्यूट है वो आईआईटी यहाँ पर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु होगा, क्योंकि इस बार इसको 185वां स्थान मिला है। इसी तरीके से तीसरे स्थान पे इसमें आईआईटी दिल्ली होगा जिसको 193वां स्थान मिला है। तो ये टॉप 3 हमारे देश की यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनको क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। इससे पहले जो क्वेश्चन मैंने आपको करवाया था इसी तरीके का रैंकिंग वाला, वो कौन से रैंकिंग थी? वो नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क था जो कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया था। उसमें सिर्फ भारत की यूनिवर्सिटीज़ के नाम थे, लेकिन जो एक क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटीज़ है इसमें पूरे दुनिया भर की यूनिवर्सिटीज़ को रैंकिंग दी जाती है। तो अगर हम टॉप 1000 की कैटेगरी में देखें तो भारत के टॉप 1000 में 21 हमारे जो उच्च शिक्षण संस्थान हैं उनको जगह मिल पाई है, जबकि दुनिया की जो टॉप
500 जो यूनिवर्सिटीज़ है उसमें से सिर्फ 500 में से सिर्फ 8 जो संस्थाएं हैं वो भारत की हैं। इसी तरीके से अगर हम देखें कि दुनिया की सबसे बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ कौन सी हैं पढ़ने के लिहाज से, तो अमेरिका के मैसूसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ये पहले स्थान पे है, लगातार 9 साल से इसको पहला स्थान मिला है। दूसरे स्थान पे इसमें स्टैनफोर्ड है, तीसरे स्थान पे इसमें हार्वर्ड है और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, और चौथे स्थान पे इसमें कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी है। ये जो जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं ये सभी अमेरिका की यूनिवर्सिटीज़ हैं, और ये जो है यानी कह सकते हो सीधी भाषा में कि जो टॉप 4 जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, ये टॉप 4 जो यूनिवर्सिटीज़ हैं ये अमेरिका की यूनिवर्सिटीज़ हैं, ठीक है। और भारत की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो मैंने आपको यहाँ पर बता दी हैं, वो आप याद रख सकते हो। ये यूनिवर्सिटीज़ के अलग अलग रैंकिंग, मतलब जो जिन बेस पे रैंकिंग जारी की गई है उसमें इसकी एकेडमिक रेपुटेशन कैसी है, फैकल्टी स्टूडेंट का रेशियो कैसा है, एम्प्लॉयर रेपुटेशन कैसी है, इंटरनेशनल फैकल्टी रेशियो कैसी है, तो इन सभी के बेस पे जो है ये रैंकिंग जारी की गई है। थोड़ा सा यहाँ पर कट गया है ये, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप फिलहाल में ज़रूरी नहीं है याद रखना, मैंने आपको थोड़ा सा, मैं जब डिटेल में बताता हूँ तो मैं कोशिश करता हूँ कि आपको मन में जो भी अगर शंका हो तो वो थोड़ा सा यहीं पर दूर हो जाए, इसलिए मैं थोड़ा बहुत ज़्यादा बता देता हूँ पॉइंट आपको। लेकिन ध्यान रखिएगा क्योंकि अच्छी चीज़ अगर आप डिटेल में समझ के पढ़ेंगे तो आप ही के लिए फ़ायदेमंद होगा। क्वेश्चन नंबर 6 है कि किस देश ने कोरोना संक्रमित लोगों के इलाज के लिए प्लाज्मा की ऑनलाइन उपलब्धता शुरू की है? सो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी वाला, यानी कि बांग्लादेश में। अगर आप बांग्लादेश से हैं तो यहाँ पर जो है कोरोना संक्रमित जो रोगी हैं उनके लिए प्लाज्मा की ऑनलाइन जो है उपलब्धता शुरू कर दी है बांग्लादेश सरकार ने, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7वां है कि हाल ही में किस देश की मानव रहित सबमरीन सेवल ने महासागर में विश्व के सबसे गहरे बिंदु तक गोता लगाने का कीर्तिमान बनाया है? इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ई वाला, यानी कि चीन। चीन जो ना करे वो कम। अभी रिसेंटली जो है यहाँ पर चीन की एक मानव रहित सबमर्सिबल ने एक रिकॉर्ड बनाया है, और ये जो सबमरीन है मानव रहित सबमरीन, इसने जो है बहुत, जो पृथ्वी का जो सबसे गहरा जो बिंदु है, ठीक है, समुद्र में, उसमें जो है ये इसने मतलब जो है वहाँ पर ये छू के वापस आया है। पहले तो ये जो सबमरीन है इसका नाम याद रख सकते हैं, हाइदू जो है इस सबमरीन का नाम है, और हाइदू एक, ठीक है। और इसने प्रशांत महासागर के भीतर स्थित विश्व के सबसे बड़े गहरे क्षेत्र मारियाना ट्रेंच पर जो है पहुंचकर कीर्तिमान बनाया है। आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे 10,907 मीटर जो है इस मारियाना ट्रेंच की गहराई है, और वहाँ पर जाके जो है ये सबमरीन वापस आया है, ठीक है। तो चीन का ये मानव रहित सबमरीन है, अपने आप में इसने विश्व रिकॉर्ड बना दिया है, तो आप याद रख सकते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अच्छा, यहाँ से क्वेश्चन दूसरा कैसे बन सकता है कि ये हाइदू नामक जो सबमरीन है, मानव रहित सबमरीन हाइदू एक, ये कौन से देश का सबमरीन है? तो कौन से देश का है? चीन का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8वां है कि जून 2020 में जारी आंकड़ों के अनुसार गुजरात में एशियाई शेरों की संख्या में कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी देखी गई है? इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी वाला, यानी कि 29%। अभी रिसेंटली कुछ आंकड़े जारी हुए हैं जिसमें ये कहा गया है कि गुजरात में एशियाई शेरों की संख्या में 29% की बढ़ोतरी हुई है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि अब जो है गुजरात का जो गिर वन्य जीव अभ्यारण्य है, यहाँ पर एशियाई शेरों का एकमात्र ये आश्रय है। तो यहाँ पर जो अब टोटल शेर हो गए एशियाई शेर, उनकी संख्या है 674, ठीक है। वन विभाग के आंकड़ों के अनुसार मई 2015 में ये जो गणना हुई थी तो उस वक्त 523 जो है एशियाई शेर यहाँ पर मौजूद थे। तो हर 5 साल बाद जो है ये रिपोर्ट जारी होती है, और इस बार 2015 की तुलना में अगर हम देखें तो 29% की बढ़ोतरी जो है यहाँ पर शेरों की संख्या में देखी गई है। भौगोलिक रूप से इनका जो विस्तार है, यानी कि जो शेर जो कह सकते हो कि इन्होंने जो अपना एरिया है वो 36% तक का यहाँ पर बढ़ा दिया है 2015 की तुलना में, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की कि जून 2020 में केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के प्रति बूंद अधिक फसल घटक के तहत राज्य सरकारों को कितने करोड़ रुपए आवंटित किए हैं? इसका सही आंसर ऑप्शन बी वाला है, यानी कि 4,000 करोड़। अभी रिसेंटली केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के प्रति बूंद अधिक फसल घटक के तहत राज्य सरकारों को 4,000 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं।
तो इसके तहत मतलब क्या हो रहा है कि जैसे वो बूंद बूंद जो सिंचाई होती है वो, और शावर के तरीके से जो सिंचाई होती है, मतलब कि कम पानी में अधिक सिंचाई और अधिक जो है उपजाने जो मतलब फसल जो है उसको बढ़ाना। तो इस योजना का मतलब लक्ष्य ये है कि कम पानी में हम लोग अधिक से अधिक फसल उगा सकें। ठीक है, तो उसी पे जो है ये पैसा खर्च किया जाएगा। 4,000 करोड़ रुपए जो है राज्य सरकारों के लिए आवंटित किए हैं केंद्र सरकार ने। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10वां है कि जून 2020 में विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी की सिफारिशों के बाद संजीता चानू के खिलाफ डोपिंग के आरोप खारिज कर दिए गए हैं। हमको बताना है कि संजीता चानू का संबंध किस खेल से है। इसका सही आंसर ऑप्शन ए वाला है, यानी कि वेट लिफ्टिंग से। अभी रिसेंटली विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी ने वेट लिफ्टर संजीता चानू के खिलाफ डोपिंग के आरोप खारिज कर दिए हैं। संजीता चानू भारत की बहुत ही फेमस वेट लिफ्टर हैं। 2014 और 2018 में राष्ट्रमंडल खेलों में इन्होंने 48 किलोग्राम और 53 किलोग्राम भार वर्ग में स्वर्ण पदक हासिल किया था। तो उसके बाद इन पे डोपिंग का आरोप लगा, हालांकि वो अब सिद्ध नहीं हो पाया है। इनको डोपिंग मतलब प्रतिबंधित दवाओं का सेवन करने का आरोप इन पे लगा था, तो अब उससे इनको बरी कर दिया गया है और इसी कारण जो है अब ये अर्जुन पुरस्कार के लिए भी आवेदन कर सकती हैं और निश्चित तौर पे इनको अर्जुन पुरस्कार मिलेगा, क्योंकि इन्होंने 2 बार जो है स्वर्ण पदक जीता है राष्ट्रमंडल खेलों में। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11वां है कि जून 2020 में प्रसिद्ध डैश जगेश मुक्ति का निधन हो गया। जगेश मुक्ति प्रसिद्ध कौन थे? तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए वाला है, यानी कि प्रसिद्ध अभिनेता थे जगेश मुक्ति, और अभी रिसेंटली इनका निधन हो गया है। अमिता का अमित, श्री गणेश, हंसी तो फंसी, मन जैसे टीवी शोज में इन्होंने काम किया था। तो अभी रिसेंटली इनका निधन हो गया है, ध्यान रखिएगा। कुछ डिटेल में नहीं है, आप याद रख सकते हैं, आपने कई सीरियल में इनको देखा भी होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12वां है कि जून 2020 में केंद्र सरकार ने बांस पर आयात शुल्क को 10% से बढ़ाकर कितने प्रतिशत कर दिया है? इसका सही आंसर ऑप्शन बी वाला है, यानी कि 25%। अभी रिसेंटली केंद्र सरकार ने बांस पर आयात शुल्क को 10% से बढ़ाकर 25% कर दिया है। इसका मकसद अगरबत्ती बनाने वाली कंपनियों को घरेलू बांस का उपयोग बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करना है। अभी जो भी अगरबत्ती बनाने वाली जो कंपनियां होती हैं वो बाहर से जो है बांस मंगाती हैं, तो अब बांस पे आयात शुल्क बढ़ गया है, तो 10% से 25% कर दिया है। इसका मतलब ये है कि जो अगरबत्ती बनाने वाली जो कंपनियां हैं वो घरेलू जो बांस है उसको ख़रीदने की कोशिश करेंगी, क्योंकि उस पर जो है आयात शुल्क नहीं देना पड़ेगा उनको। ठीक है, तो याद रख सकते हैं 10% से 25% बढ़ा दिया गया है बांस पर आयात शुल्क। अब बात करते हैं आपके लिए कल के प्रश्न की। इस प्रश्न का उत्तर आपको कमेंट करके बताना था। आपके लिए प्रश्न था कि रिचर्ड डॉकिंस अवार्ड से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय व्यक्ति कौन है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए वाला था, यानी कि जावेद अख्तर, और आप में से मैक्सिमम लोगों ने इस क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल सही दिया था। अब आपके लिए आज के प्रश्न की बात करते हैं। इस प्रश्न का उत्तर आप कमेंट करके बता सकते हैं। आपके लिए आज का प्रश्न है कि किस राज्य में दुनिया का सबसे बड़ा रेलवे प्लेटफॉर्म बनाया जा रहा है? दुनिया का सबसे बड़ा रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ बनाया जा रहा है, ये आप कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए। आपका दिन शुभ हो, धन्यवाद। अगर आपको कोई पॉइंट समझ में ना आया हो तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं।